थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आज अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और नेम ऑफ द चैप्टर रहेगा हीट। तो चालू करते हैं हीट को, दैट इज़ नेम ऑफ द चैप्टर। और हीट के अंदर स्पेशली अपन सबसे पहले हीट की बात करते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर जो है उसी वर्ड पे डिस्कस करते हैं कि हीट एक्चुअली क्या है। सबसे पहले चीज़ जो है हीट वो है एनर्जी। एक्चुअल में हीट जो है वो क्या है, एनर्जी है पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं कि हीट को अपन मेजर किस में करेंगे, तो जनरली हीट को अपन एसआई सिस्टम में जूल से मेजर करते हैं और उससे भी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर एक यूनिट है दैट इज़ कैलोरी, दैट इज़ इन सीजीएस। तो हीट को अपन जूल में भी मेजर करेंगे एज वेल एज अपन कैलोरी के अंदर भी मेजर करेंगे। अगर अपन बात करें दोनों का रिलेशन की, तो जो 1 कैलोरी होती है हमारे पास, इट इज़ इक्विवेलेंट होती है 4.18 जूल के बराबर। और एक्चुअल में अगर इसको अपन लिखें तो अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल भी अपन लिख सकते हैं। ये कन्वर्जन हमारे काम में आएगा। हीट के रिगार्डिंग इतनी चीज़ें अपने काम में आने वाली सारी डिस्कस कर ली। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को यहाँ पर अपन C से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, स्पेसिफिक हीट होती क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ देखें आप, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, ये इसका फॉर्मूला है। यहीं से अपन इसको डिफाइन करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट है क्या, एक्चुअल में डेल्टा Q जो है वो क्या है, हीट रिक्वायर्ड। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाऊँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास बन जाएगी इसकी डेफिनेशन, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, तो M से डिवाइड हो जाएगा बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T से अपन डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक हीट, दैट इज C इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। अगर बात करें इसकी ऐसा यूनिट की, तो ये हो जाएगा हीट यानी कि जूल, ये हो जाएगा केजी और ये हो जाएगा हमारे पास केल्विन। लेकिन अगर अपन बात करें इसको सीजीएस में, तो यहाँ पर हो जाएगा जूल की जगह कैलोरी डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा मास, दैट इज़ इन ग्राम, और ये हमारे पास हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। तो हम मोस्टली इस यूनिट में काम करते हैं। अभी जब न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करेंगे तो ये हमारे काम में आएगी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास आ गया स्पेसिफिक हीट। अच्छा, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है वो किस तरीके का बनेगा। तो जनरली हमारे पास, लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कि मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम आइस है। कितना ग्राम आइस है, मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम आइस है और उसका जो टेम्परेचर है, या फिर मान लो वाटर ले लेते हैं, 100 ग्राम वाटर है और उसका जो टेम्परेचर है हमारे पास मान लो वो है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पैटर्न अपन देख रहे हैं न्यूमेरिकल का कि 100 ग्राम वाटर हुज टेम्परेचर इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, और इसके टेम्परेचर को मान लो आपको बोल दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस कर दो। तो अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस अपन को टेम्परेचर करना है तो उस कंडीशन में नो डाउट अपन को हीट देनी पड़ेगी। वो कितनी हीट है आपसे पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ 100 ग्राम वाटर। तो अगर 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ अपन को भेजना है तो कितनी हीट चाहिए, तो हमें पता है कि C जो होता है वो होता है डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, और मेरे से पूछा गया है कि डेल्टा Q यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि डेल्टा Q अपन को कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ से सॉल्यूशन में देखा जाए तो डेल्टा Q का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो वो बन जाएगा CM डेल्टा T। हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा CM डेल्टा T। तो अगर मेरे को निकालना है कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो मैंने डेल्टा Q निकालना है, फॉर्मूला मैंने बना लिया। अब अपन बात करते हैं वैल्यूज़ की। तो यहाँ पर जो C होता है दैट इज़ स्पेसिफिक हीट। तो याद रखें स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 1 और आइस और स्टीम की होती है हाफ। मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की वो होती है 1 और यूनिट वही लग जाएगी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट आइस और स्टीम इन दोनों के लिए इसकी वैल्यू होती है 1/2 हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास वैल्यूज़ रहती है। कई बार जब न्यूमेरिकल आता है तो वैल्यूज़ गिवन होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो अपन को लर्न करनी है। तो हमारे पास जो वाटर की रहेगी वो 1 रहेगी, और हमारे पास आइस और स्टीम की अगर अपन बात करें तो हाफ वैल्यू रहेगी। अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ एसआई सिस्टम में तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। 1 कैलोरी, 1 की जगह 1 कैलोरी को अपन ने कितना लिखा, 4.2 जूल, डिवाइड बाई हमारे पास कितना आया, ग्राम। ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो 1000 ऊपर चला जाएगा।
ये हमारे पास नीचे बन जाएगा केजी, और ये हमारे पास बन जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेल्सियस जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट है। तो टेम्परेचर डिफरेंस को चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में, एक ही बात है। तो इसमें कन्वर्जन में कोई वैल्यू नहीं बनेगी, एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये बन जाएगा जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। यहाँ से आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 4200 और यूनिट बन जाएगी जूल पर केजी केल्विन। ये कन्वर्जन मैंने बताया कि अगर अपन को रिक्वायर्ड है तो अभी न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करेंगे। सारा कन्वर्जन अपन ने देखा तो एक्चुअल में जो सी की वैल्यू है वाटर के लिए वो 1 है सीजीएस सिस्टम में, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए एसआई सिस्टम में तो उसका आंसर आता है 4200। उसी तरीके से इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अपन बात करें तो ये हाफ हो जाएगा, तो आइस और स्टीम के लिए इसकी वैल्यू है हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन अगर इसको ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 के लिए 42 था तो इसके लिए 2100 जूल पर केजी केल्विन बन जाएगा। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ अपन को लर्न रखनी है। अब इसके बाद में अपन ने देखा कि सर डेल्टा क्यू जो है वो आएगा क्या, तो हमारे को हीट निकालनी थी। तो हीट का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा CM डेल्टा टी। सी की वैल्यू मुझे पता है, ये कौन है, वाटर, वाटर के लिए C1 होगा। उसके बाद में मास की मैं बात करता हूँ, मैं सीजीएस सिस्टम में काम कर रहा हूँ तो मास की बात करता हूँ तो मास भी ग्राम में होना चाहिए, और ग्राम में 100 ऑलरेडी दे रखा है। और डेल्टा टी जो है वो कितना हो जाएगा, 10 से 20 यानी कि 20 - 10 दैट इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ध्यान से अगर देखना कि मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, तो यहाँ पर अपने पास सी था वो कैलोरी पर ग्राम में था। यूनिट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जो सी की यूनिट थी वो थी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में मास मेरे पास था ग्राम के अंदर, और उसके बाद में डेल्टा टी मेरे पास था डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। डिग्री सेल्सियस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा कैलोरी में। यानी कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं सीजीएस सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, तो सीजीएस के अंदर ये सारी वैल्यूज़ मैंने सीजीएस में लिखी, ये 1 लिखा, ये मास ग्राम में लिखा, और डेल्टा टी जो है वो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिख दो चाहे केल्विन में, एक ही बात है, मैंने डिग्री सेल्सियस में लिखा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1000, यानी कि 1000 कैलोरी हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम वाटर फ्रॉम 10 to 20। ये नॉर्मल सा न्यूमेरिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में और अलग टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, लेट अस सपोज यहाँ नोट करते हैं अपन। मान लो कि हमारे पास एक कोई भी मटेरियल है, मान लो उस मटेरियल का नाम दिया अपन ने ए, और इस मटेरियल का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो अपन ने मान लिया लेट अस सपोज ये है 60 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। मटेरियल का नाम लिया ए, ये हमारे पास हो गया। इसका मास ले लिया मान लो 100 ग्राम, मास कितना हो गया 100 ग्राम। अब हमने क्या किया, मान लो कि हमारे पास एक और ब्लॉक है या एक और मटेरियल है जिसका नाम दिया बी, और इसका मास मान लो है 200 ग्राम, ये मान लिया अपन ने 200 ग्राम। और इसका टेम्परेचर मान लो कि इसका इनिशियल टेम्परेचर है लेट अस सपोज, इनिशियल टेम्परेचर मैंने मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस, ये अपन ने मान लिया। आपको ये बोला गया है कि अगर इन दोनों को आप कांटेक्ट में ले आते हो, यानी कि एक दूसरे से टच करवा देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो नो डाउट हमें पता है कि अगर इनको टच करवा दूंगा तो आफ्टर सम टाइम दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी कि इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। आपको ये पूछा गया है कि आफ्टर जॉइनिंग या फिर आफ्टर कनेक्टिंग देम व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज़, यानी कि इनका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो नो डाउट हमें पता है कि सर सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं अपन कि सर अगर अपन इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में ले आएंगे तो नो डाउट क्या होगा कि हमें पता है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो ये है 60 डिग्री और यहाँ पर है 30 डिग्री, तो नो डाउट ये हायर टेम्परेचर होगा, ये लोअर टेम्परेचर होगा, तो हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पॉइंट। और कब तक जाएगा, जब तक ये टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। तो लगातार यहाँ से हीट उधर जा रही है, तो अगर हीट जाएगी तो यहाँ का हायर टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा और यहाँ का टेम्परेचर अप होगा। यानी कुल मिला के हमें पता है कि सर दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाने के बाद में हीट जो ट्रांसफर होती है वो हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट की तरफ जाएगी, यानी कि 60 से 30 की तरफ जाएगी, और ये तब तक जाएगी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो नो डाउट यहाँ से हीट निकलेगी तो यहाँ का टेम्परेचर डाउन होगा और यहाँ का टेम्परेचर रेज होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो डाउन होता होता है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में हीट का ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि जितना टेम्परेचर इसका है उतना ये हो जाएगा। तो हीट तो हायर से लोअर जाती है, ना ये हायर है ना ये लोअर है।
यानी कि ये तो था कॉन्सेप्ट। अब मुझे समझ में आ गया कि सर दो बॉडीज है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो हीट ट्रांसफर होगी हायर से लोअर, यानी कि ए से बी की तरफ जाएगी अप टू द कॉमन टेम्परेचर, अप टू द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फाइनली मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया और दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, और उस टेम्परेचर को मैंने मान लिया टी, इसका भी टी हो गया और इसका भी टी हो गया, और आपको यही पूछा गया है कि फाइनल टेम्परेचर बताइए, यानी कि कनेक्ट होने के बाद में इनका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो इसने तो हीट लॉस्ट की है और इसने हीट गेन की है, तो इसकी तो लॉस्ट हीट और इसकी गेन हीट दोनों बराबर होगी। नो डाउट जितना इसने लॉस किया उतना ही इसने गेन किया है, बाकी कहीं पे भी अपन हीट का ट्रांसफ़र नहीं मान रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ गया केवल। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसकी हीट लॉस हुई और इसकी हीट गेन हुई, तो इसकी हीट जो लॉस हुई वो कैलकुलेट कर लो और इसकी हीट जो गेन हुई वो कैलकुलेट कर लो, और जितनी लॉस होगी उतनी गेन होगी, यानी कि दोनों को बराबर रख दो। तो यहाँ पर देखना जरा, सबसे पहले इसकी बात करता हूँ हीट लॉस्ट। यहाँ लिखा मैंने कि फर्स्ट बॉडी ने जो हीट लॉस्ट की ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हीट गेन के बराबर हो जाएगी, ये हीट गेन के बराबर हो जाएगी। जितना ये लॉस करेगा उतना ये गेन करेगा, या फिर जितना ये गेन करेगा इसका मतलब उतना इसने लॉस किया है। ओके, और बाकी सराउंडिंग वगैरह में जो भी रिलीज हो रहा है उसको अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, और कहीं पे भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसने लॉस किया और इसने गेन किया। ओके, तो हीट लॉस्ट कितना होगा, तो हीट का फॉर्मूला होगा CM डेल्टा टी, और इधर भी हीट गेन का फॉर्मूला क्या होगा, CM डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा, ये उस बॉडी का है जिसने लॉस की, और ये किसका हो जाएगा, उस बॉडी का जिसने गेन की। तो इस बॉडी का नाम दे दिया अपन ने A, तो इसके नीचे लिख दिया अपन ने CA का लेना है, मास भी A का लेना है और डेल्टा टी भी A का लेना है, और ये C स्पेसिफिक हीट B की लेनी है, मास भी B का लेना है और डेल्टा टी भी अपन ने B का लेना है। लिखो तो ठीक, अदरवाइज याद रखना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि C स्पेसिफिक हीट इसकी कितनी है, ये मैं लिखना भूल गया। मान लो कि इसकी स्पेसिफिक हीट है 4, कितनी है 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसकी मान लो है 3 या 2, मान लो 2 कैलोरी पर ग्राम और डिग्री सेल्सियस, ये मान लिया अपन ने, तो ये गिवन रहेगी अपने लिए। तो यहाँ पर C की वैल्यू वहाँ पुट करता हूँ, तो C की वैल्यू हीट लॉस्ट वाले के लिए देखें तो 4 आ रही है, और इसका मास देखा जाए तो 100 आ रहा है, और डेल्टा टी देखा जाए तो कितना होगा, तो डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखें तो इसका डेल्टा टी क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है और इसका टेम्परेचर क्या हुआ, रेज हुआ है। तो पहले इसका 60 था, बाद में टी हो गया है, तो ज़्यादा कौन है 60 और टी क्या है कम, तो अपन ने लिख दिया ज़्यादा वाली वैल्यू को पहले लिखनी है, तो 60 माइनस टी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट बी की स्पेसिफिक हीट अपन ने लिखी 2, तो यहाँ मैंने लिखा 2, और मास कितना लिखा है इसका, तो मास है 200, और डेल्टा टी की अगर मैं बात करता हूँ तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा इसका, तो इसका टेम्परेचर पहले 30 था, बाद में कितना हो गया टी, तो ज़्यादा वाली वैल्यू टी उसको पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगी टी माइनस 30। एक इक्वेशन बन गई, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखें, ये हमारे पास हो गया 400 और इधर भी हो गया 400, कैंसिल आउट हो गया। इधर से हमारे पास बचा 60 माइनस टी और इधर हमारे पास बचा टी माइनस 30। इस टी को इधर लेके जाते हैं और इस 30 को इधर लाते हैं, तो 30 इधर आके हो जाएगा 90 और टी उधर जाके हो जाएगा 2T। तो फाइनली टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फाइनल जो टेम्परेचर रहेगा इस तरीके के कॉम्बिनेशन वो कितना रहेगा 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका हो जाएगा रिड्यूस और इसका हो जाएगा इंक्रीज। ये पैटर्न नंबर 2 था, ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। फर्स्ट न्यूमेरिकल में जनरली अपन ने देखा कि हीट का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, हीट जो होगी वो CM डेल्टा टी। उसके बाद में अपन ने देखा कॉम्बिनेशन वाला कि एक से दूसरी तरफ हीट कैसे जाती है, तो हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है और अप टू द कॉमन टेम्परेचर, यानी कि लगातार हीट इधर से जाएगी तो इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बराबर हो जाएगा, उसके बाद में बंद हो जाएगी, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसके बाद में क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बराबर हो चुका है, ना तो ये हायर है ना ये लोअर है, दोनों बराबर है और हीट जाती है हायर से लोअर, तो हायर लोअर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगी। ओके, ये इस तरीके से, तो इसने लॉस की वो इसने गेन की, या इसने गेन की उतनी इसने लॉस की, तो दोनों को बराबर करके आंसर निकाल लिया। ये था पैटर्न नंबर 2 न्यूमेरिकल का, दोनों ही न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़ उसको मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, और वो क्या है, इसको इरेज करते हैं। एक चीज़ हमारे पास कई बार न्यूमेरिकल में और गिवन होती है और उसका नाम है वाटर इक्विवेलेंट। क्या नाम है, वाटर इक्विवेलेंट।
ये क्या चीज़ होती है? एक्चुअल में मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, वाटर फिल कर रखा है। वही मान लो कि 100 ग्राम वाटर है, तो 100 ग्राम वाटर ले लिया, और वही मान लो कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, और आपने यहाँ से इसको हीट दी, आपने यहाँ से इसको हीट दी, ये हीट दिया आपने इसको, तो हीट देंगे तो नो डाउट इसका टेम्परेचर रेज होगा, और टेम्परेचर मान लो आपको करना है 10 से फिर से ले लिया 20 तक, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस की हीट रिक्वायर्ड पूछी गई है कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 to 20, तो हमारे पास फिर से हीट का फॉर्मूला आएगा Cm डेल्टा टी। सी वाटर का हमें पता है, सी वाटर का हमें पता है, m अपन को वाटर का पता है, और डेल्टा टी अपन को पता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू। लेकिन साथ साथ न्यूमेरिकल में ये भी दे रखा था कि द वाटर इक्विवेलेंट इज़ 20 ग्राम, साथ साथ वाटर इक्विवेलेंट दे रखा था 20 ग्राम, ये भी अपन को गिवन था। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि एक्चुअल में जो हीट देंगे वो वाटर को मिलेगी, लेकिन ये नहीं है कि वाटर को ही मिलेगी, इस कंटेनर को भी तो मिलेगी। तो इस कंटेनर ने भी कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो ये जो 20 ग्राम दे रखा है इसका मतलब है कि ये 20 ग्राम जो है ये इतना वाटर जो है, यानी कि इतनी हीट इसको मिल रही है 20 ग्राम वाटर के बराबर, यानी कि 20 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूं, उतनी हीट इस कंटेनर को मिल रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम, इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूं, उसके लिए मुझे जितनी हीट चाहिए उतनी हीट ये कंटेनर ले रहा है। यानी कहने का मतलब ये कंटेनर 20 ग्राम वाटर की तरह काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब अगर वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है, इसका मतलब इसका टोटल जो मास रहेगा वो 100 + 20 यानी कि 120 ग्राम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी हीट अपन दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट इसके पास नहीं पहुंच रही है। जो हीट अपन दे रहे हैं एक्चुअल में वो हीट वाटर के पास पहुंच रही है, एज वेल एज कंटेनर भी तो ले रहा है। तो कंटेनर कितनी हीट ले रहा है? तो वो दे रखा है 20 ग्राम। इसका मतलब हो गया वाटर इक्विवेलेंट इज 20 ग्राम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम का मतलब हो गया कि जितना 20 ग्राम वाटर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट लेता है उतना ये कंटेनर ले रहा है। यानी कि ये इतना वाटर और ऐड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में अगर 100 ग्राम दे रखा है तो अपन को वाटर इक्विवेलेंट उसमें ऐड करना है। तो वाटर इक्विवेलेंट ऐड करेंगे तो सी की वैल्यू तो वही 1 रह जाएगी, और वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 120, और डेल्टा टी हमारे पास फिर से 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर आएगा। तो ये था हमारा वाटर इक्विवेलेंट पे क्वेश्चन कि किसी भी अगर मटेरियल का या किसी भी लिक्विड का या किसी भी कंटेनर का, किसी भी कंटेनर का अगर अपन को वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो उसका मीनिंग क्या है, उसका करना क्या है, उस डेटा का क्या करना है अपन को। तो सीधा सीधा याद रखें, वाटर इक्विवेलेंट अगर आपको दे रखा है तो डायरेक्टली उसको ऐड कर दें उसमें, क्योंकि इसका मीनिंग हो गया कि जितनी हीट इतना वाटर लेता है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उतनी हीट ये कंटेनर ले चुका है। तो वो हीट कंटेनर ले लिया तो उतना वो वाटर के इक्विवेलेंट हो गया। ये एक चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी, आपके साथ शेयर करनी थी। ओके, इसके बाद में और अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा चेंज ऑफ स्टेट। तो ध्यान से देखें, नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे चेंज ऑफ स्टेट। ये क्या चीज़ है? नेक्स्ट हमारा रहेगा चेंज ऑफ स्टेट। ओके, हमारे पास जनरली 3 स्टेट होती है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। ये 3 स्टेट हमारे पास होती है। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना है तो उस कंडीशन में, यानी कि कोई भी मटेरियल अपनी स्टेट सॉलिड से लिक्विड की तरफ भेजता है, तो सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो अपन को कुछ हीट देनी पड़ेगी, और लिक्विड से फिर अपन को उसकी स्टेट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो उस टाइम पे भी अपन को कुछ हीट देनी पड़ेगी। उस टाइम पे भी कुछ हीट अपन को देनी पड़ेगी, यानी कि सॉलिड से लिक्विड भेजने के लिए कुछ हीट देनी पड़ेगी, और लिक्विड से अगर उसको वापस लिक्विड से गैसियस स्टेट में लाना है तो भी अपन को कुछ हीट देनी पड़ेगी। तो ये जो हीट होती है इसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको। अब लेटेंट हीट का मीनिंग क्या हो गया? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसको अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब यहाँ पर देखना फिर से, लेटेंट हीट का मीनिंग क्या हुआ? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। तो यहाँ पर भी स्टेट चेंज हो रही है और जो हीट मैंने दी वो लेटेंट हीट है। यहाँ पर भी स्टेट चेंज हो रही है और जो हीट मैंने दी वो लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का मीनिंग याद रखें, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, m से डिवाइड कर देंगे, ये लेटेंट हीट होगा। तो यहाँ पर जो हीट अपन ने दी टू चेंज द स्टेट फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये वाली हीट अपन को याद रखना है कि हीट रिक्वायर्ड, यहाँ पर हीट दी, स्टेट चेंज यानी कि लेटेंट हीट लगेगी। उसी तरीके से यहाँ पर स्टेट चेंज हुई, उसके लिए हीट दी, तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट वो हो जाएगी लेटेंट हीट, ये भी लेटेंट हीट है। यहाँ पर जो लेटेंट हीट है जो कि स्टेट चेंज कर रही है लिक्विड सॉलिड से लिक्विड, इस लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर जो अपन ने हीट दी दैट इज लेटेंट हीट, और इस लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक बार फिर से ध्यान दें कि हमारे पास जो स्टेट होती है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में किसी को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो नो डाउट हीट दूंगा। तो हीट जो है उसको क्या नाम दूंगा? तो हीट ने क्या किया? स्टेट चेंज की। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फॉर यूनिट मास इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट होगी, पूरा नाम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर भी स्टेट चेंज की लिक्विड से गैस के लिए, फिर मैंने हीट दी, तो जो हीट मैंने दी स्टेट चेंज के लिए लेटेंट हीट, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और ये जो लेटेंट हीट रहेगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें ये भी ध्यान रखें, स्टेट यहाँ से यहाँ हो चाहे यहाँ से यहाँ हो, दोनों ही कंडीशन में इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। और यहाँ से यहाँ जाओ चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, दोनों ही कंडीशन में जो लेटेंट हीट रहेगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, स्टेट याद रखना है। ये जो स्टेट है चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ये जो चेंज होता है इसको बोलते हैं फ्यूजन। स्पेशली सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाता है उसको फ्यूजन बोलते हैं, लेकिन लिक्विड से अगर वापस सॉलिड बन रहा है तो अभी उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्यूजन। और लिक्विड से गैस जा रहा है तो वो वेपोराइजेशन में काउंट होगा, और गैस से वापस लिक्विड बन रहा है तो भी वो वेपोराइजेशन में ही काउंट होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और बच्चा देख रहा है इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है लेकिन लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। तो वो एक ही चीज़ है, इस स्टेट का कन्वर्जन जो होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ स्टेट चेंज हो रही है तो हीट जो है वो लेटेंट हीट है, और कौन सी हो जाएगी? फ्यूजन। चाहे यहाँ से यहाँ भी जाओ, और यहाँ से यहाँ जो स्टेट चेंज हो रही है वो लेटेंट हीट होगी, और लेटेंट हीट हो जाएगी किसकी? वेपोराइजेशन। चाहे यहाँ से यहाँ भी जाओ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, और फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। डेफिनेशन से ही मैंने फॉर्मूला बनाया कि लेटेंट हीट का मतलब क्या हो गया? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, यानी कि हीट इज क्यू, और यूनिट मास के लिए अपन ने क्या कर दिया? m से डिवाइड कर दिया। अगर यूनिट की बात करें तो जनरली ऐसा सिस्टम में बन जाएगा जूल पर केजी, और जो अपन बेसिकली काम में लेते हैं CGS, तो यहाँ बन जाएगा कैलोरी, और यहाँ बन जाएगा अपने पास ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। ये हमारे पास यूनिट रह जाएगी इसकी, ओके। उसके बाद में याद रखें आप कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, यानी कि वाटर से अगर मैं मान लो कि जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं लेटेंट हीट Q, और लेटेंट हीट यहाँ लिख देते हैं लेटेंट हीट QL, लेटेंट हीट जो वाटर की रहती है, किसकी रहती है? वाटर की, वो रहती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये डेटा है, याद रखना है। और लेटेंट हीट जो रहती है हमारी गैसियस की, लेटेंट हीट जो रहती है गैस की, वो हमारे पास रहती है 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि अगर वाटर और आइस, जैसे मान लो कि यहाँ पर चल रहा है, वाटर हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड, आइस हो गया, तो उस कंडीशन में 80, और गैसियस के लिए यानी कि यहाँ से यहाँ अगर अपन जा रहे हैं तो उस कंडीशन में 540 आपको यूज़ में लेना है। यानी कि लेटेंट हीट रहती है लिक्विड की कितनी रहती है? 80, और गैस की कितनी रहती है? 540। ये याद रखना है, फिर अपने आप अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेटेंट हीट वाटर की कितनी रहेगी? वो रहेगी 80, और गैस की कितनी रहेगी? वो रहेगी 540। गैस मतलब स्टीम की, यहाँ मैं गैस की जगह लिखता हूँ स्टीम की। तो वाटर की कितनी रहेगी स्टीम की? तो वाटर की 80 हो गई और स्टीम की 540 हो गई।
ये भी अपन को याद रखना है। ये था हमारा चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट। ओके, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनता है वो क्या बनेगा हमारे पास, तो वो ध्यान से देखते हैं अपन। लेट अस सपोज हमें दे रखा है फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मान लो कि फिर से मैं ले लेता हूँ 150 ग्राम वाटर, मेरे पास 150 ग्राम वाटर है, और या फिर आइस ले लेते हैं इस बार, 150 ग्राम आइस है और उसका टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। क्या लिखा मैंने, 150 ग्राम आइस ले रखी है और उसका टेम्परेचर ले लिया -5 डिग्री सेल्सियस, और मेरे को क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है 150 ग्राम स्टीम में। किस में कन्वर्ट करना है, 150 ग्राम स्टीम में, ठीक है। और स्टीम का टेम्परेचर रखना है मान लो 150 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ले लिया मैंने। कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, इसका यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपको बोल दिया कि वी हैव 150 ग्राम आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 150 ग्राम स्टीम ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ भेजना है, कितनी हीट चाहिए, ठीक है। वो हीट अपन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखें, अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 150 ग्राम आइस है और इसका टेम्परेचर दे रखा है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे मैं क्या करूँगा, तो मेरे को चाहिए स्टीम, तो आइस से स्टीम के लिए डायरेक्टली तो आइस से स्टीम बनेगा नहीं, आइस से पहले वाटर बनेगा, वाटर गर्म होगा, फिर स्टीम बनेगा, तो ऐसे। तो देखना सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो 150 ग्राम था वो क्या बन जाएगा, 150 ग्राम आइस जो -5 की रहेगी वो बन जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस की। फिर उसके बाद में क्या होगा, 150 ग्राम जो हमारे पास आइस है 0 डिग्री की, वो बन जाएगी आइस से वाटर, वो बन जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस की। यानी कि पहले -5 डिग्री की आइस थी, वो आइस बन जाएगी -5 से 0 डिग्री सेल्सियस की, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसको और हीट देंगे अपन, तो वो बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। फिर अपन ने उसको और हीट दी, तो फिर हमारे पास 150 ग्राम जो वाटर रहेगा, वो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का था पहले, अब वो बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का। और फिर अपन फिर से हीट देंगे, तो 150 ग्राम जो हमारे पास वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको और वो अपन ने हीट दी, तो वो बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ गया, तो वो स्टीम बन जाएगा, तो बन जाएगा स्टीम, और वो बन जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस की। फिर स्टीम अपन को 150 की चाहिए, तो फिर से अपन ने हीट दी, तो 150 ग्राम जो स्टीम थी 100 डिग्री सेल्सियस की, वो 150 डिग्री सेल्सियस की बन जाएगी। ये इतनी बार अपन को हीट देनी पड़ेगी भैया। तो हीट अपन ने कौन कौन सी थी, ध्यान से देखें। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 150 ग्राम आइस -5 पे था, हीट दी गई, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बना, 0 डिग्री सेल्सियस से आइस बना, वो वाटर में कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री के वाटर में। फिर हीट दी, 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री का वाटर बना, फिर हीट दी, 100 डिग्री का वाटर जो है वो 100 डिग्री की स्टीम बनी, और फिर 150 डिग्री की स्टीम बनी। इतना कन्वर्जन करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखें, कैलकुलेशन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर अपन ने कितनी हीट दी, इसको नाम दे दिया Q1। कितनी हीट दी, तो पहले देखो -5 से 0 भेज दिया, यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, स्टेट वो की वही है, आइस का ही है, और अपन ने टेम्परेचर चेंज किया। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा Q = CM डेल्टा T, यहाँ लगेगा CM डेल्टा T, थोड़ा स्मॉल लेटर लिख रहा हूँ, CM डेल्टा T, ध्यान से समझना। अब C कितना है, तो आइस का C कितना होता है, 1/2, 1/2। M कितना दे रखा है, 150, और डेल्टा T कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास ये 75 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, दैट इज़ 75, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले 0, और ये हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 3, और ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 5, 375 कैलोरी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 375 कैलोरी, पहली चीज़। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये अब कहाँ पहुँच गए, इतनी 375 कैलोरी हीट देने के बाद में कहाँ पहुँच गए अपन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के
आइस पे। फिर अपन ने क्या किया, 0 डिग्री से 0 डिग्री, इस टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर स्टेट चेंज हुई। तो स्टेट चेंज के लिए जो हीट चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेट चेंज के लिए जो हीट है उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं अपन, लेटेंट हीट। तो इसको अपन बोलेंगे लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो लेटेंट हीट हमारे पास होती है Q = ml, Q = ml। तो ये ml, तो ये हो जाएगा Q = ml। तो m कितना है हमारे पास, फिर से 150, और L लेटेंट हीट। तो आइस की लेटेंट हीट कितनी होती है, तो आइस की होती है 80। अभी मैंने आपको बोला कि ये रही लेटेंट हीट, लिक्विड की लेटेंट हीट 80 है, तो नो डाउट सॉलिड की भी 80 रहेगी और गैस की 540 रहेगी। तो लेटेंट हीट रह गई हमारे पास 80। तो यहाँ से इसको सोल्व किया 120, और ये हो जाएगा 00। ये कैलोरी हमारे पास आ गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100, यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ, तो फिर से क्या होगा, Cm डेल्टा T। तो C हमारे पास कितना है, वाटर का C1, M कितना है 150, और डेल्टा T कितना है 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000 कैलोरी। इसके बाद में यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस से फिर से आया 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर सेम है, यानी कि स्टेट चेंज हो गई। तो फिर से हमारे पास Q क्या आएगा, ml। यहाँ पर हमने देखा m कितना देर का है 150, और L लेटेंट हीट कितनी हो जाएगी, तो यहाँ वाटर से स्टीम जा रहा है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 540। इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 00 हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने इसको = 00, तो यहाँ लगा दिया। उसके बाद में ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 81 कैलोरी। ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद में फर्दर अपन देखेंगे, यहाँ से यहाँ आए तो 100 से 150 आए, यानी कि Cm डेल्टा T। तो C कितना हो जाएगा, तो आइस और स्टीम का C होता है हाफ, तो इसका हो जाएगा स्टीम के लिए हाफ। और M कितना दे रखा है 150 आइस का, सॉरी स्टीम का। आइस और स्टीम के लिए C की वैल्यू बताई थी अपन ने कि आइस और स्टीम के लिए C हाफ बन जाएगा और वाटर के लिए 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 100 से 150 तक चला गया, यानी कि Cm डेल्टा T, C हो जाएगा स्टीम का हाफ, Cm, M हो गया 150, और डेल्टा T हमारे पास हो जाएगा 50। फिर से इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, ये था 150 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा 75, और ये 00, और डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 3750 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी कैलोरी। तो ये हमारे पास आ गया। तो ओवरऑल हमने देखा कि अगर मेरे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, जैसे आइस से मैं स्टीम में गया, तो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस आए कि पहले कहाँ से कहाँ पहुँचूंगा। तो पहले -5 डिग्री सेल्सियस था, इससे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनी, 0 डिग्री से 0 डिग्री का वाटर बना, 0 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना, 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री की स्टीम बनी, फिर 150 डिग्री की यहाँ पर स्टीम बनी हमारे पास। तो लास्ट स्टेप में फिर से अपन ने देखा कि Cm डेल्टा T लगाया, C हाफ हो गया, M दे रखा है, और डेल्टा T कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर ये सेम डेटा आ गया, लेकिन यहाँ क्या था, Cm डेल्टा T, C था आइस और स्टीम का हाफ, M 150 था, और डेल्टा T 5 था। तो ये हमारे पास 5 था, तो ये हो गया 375, और ये हो गया एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पर। ओके, सारी वैल्यूज सही है। अगर देखा जाए तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो पहला हमारे पास था 375। फिर अपन देखते हैं इसमें हमारे पास आ गया नेक्स्ट 375 के बाद में 12,000। फिर उसके बाद में आगे देखें तो हमारे पास आ गया 15,000। फिर उसके बाद में आगे देखें तो हमारे पास आ गया 81,000, और उसके बाद में हमारे पास आ गया 3750 का जो ओवरऑल सम होगा वो होगा। तो ये यहाँ पर अपन ने लिखा 0, और इधर आ रहा है 5, और उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है 5, और 0 0 0 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, यहाँ हो गया 4, फिर यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा 0 0 0 और 3, यानी कि 11। फिर यहाँ बनेगा 1, तो 4 5 10 12, तो 12 यहाँ आ जाएगा 2, और फिर 9 10 और 11।
तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और किलो कैलोरी में देखा जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास 112 किलो कैलोरी। थैंक यू।